Hello, people. How are you all? I welcome you back on your very favorite YouTube channel, Only Lectures. So, how are you guys? क्या हाल है? क्या चल रहा है? मज़े चल रहे हैं सर? पढ़ाई चल रही है, साथ साथ मज़े चल रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हो भाई साहब? So, क्या क्या देख लिया था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल चैप्टर्स अभी तक कवर कर लिए हमने. हमारा ये जो सब्जेक्ट है सर, मज़े तो बहुत आ रहे हैं इसमें. मज़े तो आ रहे हैं, देखो झूठ मत बोलो, मज़े आ रहे हैं. अभी आगे और मज़े आने वाले हैं सर, धीरे धीरे करके देखते जाओ. तुम ना मज़े आ गए तुम्हें तो बोलना मुझे. तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज डिपॉजिट्स. क्या देखने वाले हैं हम? डिपॉजिट्स. कुछ भी हम पढ़ने से पहले इस चैप्टर में एक बात जान लेते हैं कि डिपॉजिट्स वाला कंसेप्ट आया कहां से. आपने बोला सर बता दो कहां से आया. देखो, एक बार हम लोग हमारा डिपॉजिट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक बार और डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये वाला कंसेप्ट जो है, हम डिपॉजिट इतना जो बोल रहे हैं बार बार, ये डिपॉजिट एक्चुअली है क्या, और ये कंसेप्ट आया कहां से, क्यों हम डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, या फिर क्यों कंपनीज को हमने अलाउ किया डिपॉजिट करने के लिए, या क्यों कंपनीज डिपॉजिट्स करती हैं. ठीक है सर. सबसे पहले तो देखो, डिपॉजिट यानी क्या यार? हमने हमारा पैसा लिया और जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया. ठीक है सर. अब इसके रिटर्न में बैंक हमें क्या दे रहा है? इसके रिटर्न में हमें बैंक देता है इंटरेस्ट. एक थोड़ा सा क्या दे रहा है बैंक? इंटरेस्ट दे रहा है. फॉर इंस्टेंस, बैंक आपको मैक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है 6% का. ठीक है, 6% इंटरेस्ट बैंक आपको दे रहा है. आपने बैंक के पास पैसा ले जाकर जमा किया और बैंक ने बदले में आपको क्या दिया? इंटरेस्ट दिया. अब ये जो बैंक है ना सर, ये बैंक क्या करता है? ये बैंक इसी पैसे को जो आपने डिपॉजिट किया है, ये लोन देता है, ये लैंड करता है पैसा. क्या करता है? लैंड करता है. किसको सर? आपने बोला जिसको जरूरत है, जिसको पैसा लग रहा है. अब जब ये बैंक लोन देता है ना, तो ये बहुत हैवी इंटरेस्ट चार्ज करता है. मतलब हमसे ले तो रहा है ये 6% में, लेकिन ये जब सामने पैसा देता है ना, तो ये 6% में नहीं देता. यूजुअली मान लो जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है ना, तो बैंक कंपनीज को चार्ज करता है मिनिमम, आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 12%. अब बैंक हमें कितना वापस लौटा रहा है? बैंक हमें दे रहा है 6%, लेकिन वही पैसा कंपनीज को लैंड करके उनसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है सर? 12% इंटरेस्ट ले रहा है. सर इतना ज्यादा? तो हमने जब देखा कि यार इतना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब बैंक का सीधा सीधा 6% का फायदा है सर. मतलब हमसे 6 ले रहा है, हमको 6 दे रहा है, और कंपनी से 6 ले रहा है, 12 ले रहा है. आपने बोला सर ये तो बहुत दिक्कत है सर. अब इस केस में क्या हुआ? कुछ कंपनीज आई जिन्होंने डिपॉजिट्स करना शुरू किया. अब कंपनी ने पब्लिक को, जनरल पब्लिक को बोला कि यार देखो, तुम बैंक के पास जाते हो, बैंक तुम्हें 6% देता है, मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक मुझसे 12% लेता है. क्यों ना हम एक काम करें कि तुम मुझे पैसा दो. किसके फॉर्म पे? इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. आपने बोला कंपनी को तुम पैसा दो, जनरल पब्लिक को बोल रही है कंपनी कि तुम मुझे पैसा दो. कैसा? इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. उसके बदले में मैं क्या करूंगी ना, मैं तुम्हें 9% इंटरेस्ट दूंगी. सर आपने बोला 9% इंटरेस्ट, 6 से सीधा 9? हाँ भाई.
तो कंपनी यहां पे क्या कर रही है, कंपनी आपको 9% रिटर्न्स दे रही है, मतलब 9% इंटरेस्ट दे रही है। जहां आपको बैंक 6% दे रही थी, वहीं पे अब कंपनी ने आपसे डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा उठाया और आपको कितना रिटर्न किया, 9% दिया। अब देखो ये वाली जो सिचुएशन है, ये हमने इसके पहले भी डिस्कस की है, ये सिचुएशन विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ कंपनी एंड पब्लिक। सर आपने बोला ऐसे क्यों? सर क्योंकि जहां पे बैंक आपको एज अ पब्लिक 6% रिटर्न्स दे रही थी, वहां आपको 9% मिलने लगा। सर एज अ कंपनी जहां आपको 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी बैंक, वहां आपको सिर्फ 9% किसको देना है, पब्लिक को देना है। तो कंपनी का भी 3% बच गया और यहां पे जनरल पब्लिक को क्या हुआ, जनरल पब्लिक को 3% ज्यादा मिल गया। विन विन फॉर बोथ। आपने बोला हाँ सर, वेल एंड गुड। चल, तो इस तरह से डिपॉजिट का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, यानी कंपनीज ने भी डिपॉजिट करना शुरू किया। अभी तक उसके पहले क्या होता था, सिर्फ बैंकिंग कंपनीज जो थी, जो बैंक्स थे, सिर्फ वही डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा क्या करते थे, पब्लिक से रेज करते थे या पब्लिक से लेते थे। लेकिन अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या कर रही हैं, पब्लिक से पैसा ले रही हैं, किस फॉर्म में, डिपॉजिट के फॉर्म में। तो आज हम हमारे टॉपिक में इन्हीं डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, डिपॉजिट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो डिपॉजिट कर सकती हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो नहीं कर सकती हैं, किस कंपनी को कौन से प्रोविजंस फॉलो करने हैं। सर आपने बोला कि ये जो कंपनीज है ना, ये कोई फ्रॉड ना कर दे, कंपनी पब्लिक का पैसा लेके भाग ना जाए, इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। सर आपने इतना वाइड एक्सेस दे दिया, आपने सारी कंपनीज को क्या दे दिया कि भाई पब्लिक से आप डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा इकट्ठा कर सकते हो, ले सकते हो। तो भाई कंपनी को आपने रूल्स बताए, रेगुलेशंस बताए, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें आपने फॉलो करने बताई कंपनी को। तो हम आज ये सारी चीजें एक एक करके हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखना है कि भैया पब्लिक के क्या बेनिफिट्स हैं, भैया कंपनी के क्या बेनिफिट्स हैं, और ये जो बैंक का आपने बिजनेस थोड़ा सा ठप किया है उसका क्या, वो भी तो आपको देखना है ना। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम आज देखेंगे। समझो, जो ये कंपनीज हैं, हम यूजुअली सुनते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं हमारे मार्केट में जो क्या कर रही हैं, पैसा पब्लिक से ले रही हैं और उन्हें वापस इंटरेस्ट दे रही हैं। हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना बैंकिंग वाले फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रही हैं। ये जो कंपनीज है ना, ये बैंकिंग वाले फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन ये डिपॉजिट्स वाले फंक्शन जो बैंक करती है वो जरूर परफॉर्म कर रही हैं। इनका प्राइमरी बिजनेस जो है ये क्या है, ये बैंकिंग बिजनेस नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बैंकिंग बिजनेस ये परफॉर्म कर रही है। तो एक एक करके ये कौन सी कंपनीज हैं, इनको क्या नाम दिए गए हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे हमारे इकोनॉमी में जो ये सारी कंपनीज चल रही हैं। ठीक है, चलो आ जाओ बढ़े। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लो हमारे इस सब चैप्टर का। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डिपॉजिट का। ठीक है, एक ग्लिम्स मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का, थोड़ा सा और समझेंगे क्या है। फिर उसके बाद हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जब हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो उसके रूल्स, उसके प्रोविजंस क्या है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब क्या, क्या ले रहे हो आप, ये डिपॉजिट मतलब क्या होता है, आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो ये क्या है वो समझना है। फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझना है। उसके बाद हमें उसकी प्रोसीजर देखना है कि किस प्रोसीजर में, किस तरीके से आप जो है अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन कर रहा है सर, पब्लिक कर रही है, या किससे कर रहे हैं आप, या तो पब्लिक से कर रहे हैं या फिर आप अपने मेंबर्स से ही कर रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर, चलो आ जाओ बढ़े आगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि भाई व्हाई कंपनी एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और इट्स मेंबर्स। आपने बोला सर ये शॉर्ट टर्म लोन, आपने बोला इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं मिल रहा है पैसा, आपने थोड़े टाइम के लिए पैसा लिया है, आपको थोड़े टाइम के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट थी, आपने क्या किया, आपने लोन नहीं लिया, आपने इक्विटी नहीं दी, अपने
आपने कुछ नहीं है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, आपने क्या किया, आपने डिपॉजिट्स निकाल दिए, डिपॉजिट्स इश्यू कर दिए और आपने पैसा रेज कर लिया डिपॉजिट्स के थ्रू। आपने बोला ठीक है सर, अब इंटरेस्ट रेट जो है ना इसमें बहुत लो रहता है बैंक से। ठीक है सर, आप अगर बैंक के पास जाते, बैंक से लोन लेते, तो बैंक आपको हायर इंटरेस्ट चार्ज करती। सी, हर ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमने देखा था कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम हमारा फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। जब हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो उसमें हम अमाउंट लिखते हैं कि कितना अमाउंट हमें लगने वाला है टू रन दिस बिजनेस, टू ऑपरेट दिस बिजनेस। तो हम ये सारी जो ये सब चीजें ना, ये मेथड्स हैं कि हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है उसमें जो हमें सोर्सेज, पैसे के सोर्सेज हैं, वो कहां से हमें पैसा मिलने वाला है, वो चीजें हम अभी देख रहे हैं। ऑल्दो हम सोर्सेस सब देख चुके हैं, ये सारी चीजें भी डिटेल कर चुके हैं, लेकिन दिस इज द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन नॉट सो डिटेल, वेरी ब्रीफ इन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब यहां पे ना ये जो सोर्स है डिपॉजिट, ये कंपनी को कब लगता है, क्यों लगता है, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। भैया आपने बोला कि बैंक जो थी ना, बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी और मुझे जो था पैसा थोड़े टाइम के लिए चाहिए था, तो मैंने क्या किया, मैंने भाई डिपॉजिट इशू कर दिया कि यार मेरे से आप डिपॉजिट लो, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करूंगा। आपको भी क्या है, आपका भी पैसा, पब्लिक के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो पब्लिक का भी पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए कहीं फंसा नहीं रहा, प्लस उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिल रहा था। और इंटरेस्ट कैसे मिल रहा था भाई, अगर वो बैंक में रखते तो बैंक में उन्हें कम इंटरेस्ट मिलता, विज़ बैंक आपको यहां पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा था सर। तो पब्लिक का भी फायदा हो गया। कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्हें लंबे टाइम के लिए लोन लेना पड़ता और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, तो उनका टाइम भी बच गया, उनका इंटरेस्ट भी बच गया। आपने बोला वेल एंड गुड सर, आपको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करने पड़ी सर। जब आप किसी और सोर्स से पैसा उठाते हो, मान लो आप इक्विटी से पैसा उठाते हो, आप अपने शेयर्स देकर पैसा उठाते हो, या आप डिबेंचर्स देकर पैसा उठाते हो, तो कितनी सारी फॉर्मेलिटीज, कितनी सारी लीगल प्रोसीडिंग्स देखी हमने पिछले चैप्टर्स में। सर पहले आपने पब्लिक इशू लाना पड़ेगा, फिर आपने लीड मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर अगर आपका इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब जा सकता है तो आपने अंडर राइटर को अपॉइंट करना है। भाई अगर आप डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आपको डिपॉजिटरी से सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, आपको अपने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स लिस्ट करवाने पड़ेंगे। कितने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज, कितना सारा पेपर वर्क, कितनी सारी चीजें। आपने बोला सर जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, आपको ये कुछ भी नहीं करना है। आपने ना पब्लिक इशू लेके आना है, ना आपको डिपॉजिटरी के पास जाना है, ना आपको स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना है, ना आपको कुछ और ऐसी मेजर लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है। आपने बोला सर बहुत अच्छी बात है, तो कंपनी की क्या होगी, कंपनी की कॉस्ट कटिंग हो गई ना सर। कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट बैठ रहा है सर ये चीज। कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए था, कंपनी को कम इंटरेस्ट में चाहिए था, कंपनी को भाई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज, ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना था, तो क्या किया, डिपॉजिट दे दिया। सर आपने बोला जी सर, एक से जस्ट अ सेकेंड गाइज, इट्स डन। आपको दूं क्या चाहिए क्या? बने रहे मेरे दोस्तों मेरे साथ, मैं आपके साथ वापस रहूंगा इन अ मोमेंट। ओए गुड कैच सर। चलो भाई साहब आ जाओ वापस। आर वी कनेक्टेड? आर वी गुड? यस सर। तो कहां थे हम कि भैया लीगल फॉर्मेलिटीज कम हो गई, कम पेपर वर्क हो गया। अब और क्या, मुझे अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना पड़ा। सर मैंने जब आपको डिपॉजिट्स दिए ना, तो मैंने आपको अपने डिपॉजिट्स के साथ अपनी इक्विटी या फिर अपनी ओनरशिप नहीं दिए,
मैंने आपको अपना कंट्रोल नहीं दिया अपनी कंपनी का। सर मैंने आपको डिपॉजिट्स लिए हैं आपसे, और आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह दिया है आगे देखने वाले हैं, उसमें आपको मैंने अपना कंट्रोल नहीं दिया है सर। मैं आपको उसके बदले में इंटरेस्ट जरूर दे रहा हूं मैंने आपसे जो पैसा लिया है मैं उसके बदले में आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। आप मेरे क्रेडिटर्स हैं, आप मेरे ओनर्स नहीं हैं। सर इससे हुआ क्या, मेरे जो ओनर्स थे उनका इंटरेस्ट भी हर्ट नहीं हुआ। सर अगर मैं डिपॉजिट लेकर उन्हें ओनरशिप दे दूं तो मेरे जो ओनर्स हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट हर्ट हो जाएगा। सर आपने बोला कैसे? सर नए ओनर्स आएंगे तो जो प्रॉफिट होने वाला है या प्रॉफिट हो रहा है उसमें अभी तक सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा था। आपने बोला जब नए आपने डिपॉजिट्स लिया और डिपॉजिट के बदले में आपने ओनरशिप दे दी। ऑल्दो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस डज नॉट हैपन, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज बुलशिट। ऐसा नहीं होता है, डिपॉजिट के बदले में ओनरशिप नहीं जाती है। मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूं आपको कि सर आपने क्या किया, आपने डिपॉजिट लेकर ओनरशिप दे दी, तो इधर जहां पे मेरा कंट्रोल था, जहां पे मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जितना कंट्रोल था वो डाइल्यूट हो गया, तो इस झंझट से बच गया मैं। अब अगर मैं इक्विटी देता, इक्विटी निकालता, तब भी तो यही होता ना। अभी मैंने फर्दर पब्लिक ऑफरिंग दी, ठीक है। अब जब मैं ये सारे वर्ड्स कह रहा हूं, कनेक्ट कर पा रहे हो ना? ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है, आईपीओ, एफपीओ वगैरह 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 वगैरह, सब कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो ना? जब भी मैं बोलता हूं आईपीओ समझ में आता है ना, जब भी मैं बोलता हूं एफपीओ समझ में आ रहा है ना, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर शेयर सर्टिफिकेट वगैरह, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो ना? वेल एंड गुड। तो अब समझो कि जब अगर मैंने इक्विटी दी होती, इसके बदले में, डिपॉजिट्स के बदले में अगर मैंने इक्विटी दी होती, तो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कम होता। कैसे? नए शेयर होल्डर्स आते, ठीक है, मेरा कैपिटल बढ़ता, और मेरा जो प्रॉफिट है उस पे अब ज्यादा लोग हिस्सेदार होते, ठीक है सर। अब जब मैं यहां पे अपना कंट्रोल रखा हुआ है, तो ये जो नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, ये भी तो कंट्रोल लेके आ रहे हैं अपने साथ थोड़ा थोड़ा। तो मेरा कंट्रोल क्या है? मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो गया, जो मुझे नहीं करना था। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने क्या किया? मैंने डिपॉजिट्स इश्यू कर दिए सर। आपने बोला बढ़िया, वेल एंड गुड। अब समझो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखना है भैया। कंपनी, when a company can accept deposits from public or its members, एक कंपनी कब पब्लिक से या फिर उसके अपने खुद के मेंबर्स से पैसा क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ठीक है सर। उसके बाद हमें देखना है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जो एक कंपनी को फुलफिल करनी है when that company accepts deposit from the public or from its members, ठीक है सर। इसके बाद हमने देखना है कि क्या प्रोसीजर्स होंगी जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये ऊपर जो हमने बातें की वो चीजें करने के लिए। आपने बोला नाइस। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सर अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या है? कौन सी कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, यानी कौन सी कंपनीज पब्लिक से या फिर उसके मेंबर्स से पैसा ले सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। ये हम अब देखने वाले हैं भैया। सारी कंपनीज, ऑल कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद सेक्शन 73 to 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 73 से 76 तक आपको, सेक्शन 73 से सेक्शन 76 तक, आई रिपीट, ध्यान दो, ये सेक्शंस याद रखा तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आंसर्स को इंपैक्टफुल बनाना है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, इनको रिटेन करना सीखो, ठीक है। आपने इन सेक्शंस में हमारे डिपॉजिट्स के बारे में हमने सारे प्रोविजंस दे रखे हैं। कंपनीज एक्ट ने सारे प्रोविजंस दे रखे हैं रिलेटेड टू डिपॉजिट्स। कहां पे? सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपने बोला ठीक है सर,
अब सारी कंपनीज जो डिपॉजिट कर रही हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये सेक्शंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। उन्हें इन ही प्रोविजंस के हिसाब से डिपॉजिट्स की प्रोसीडिंग्स क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपने बोला ठीक है सर। अब उसके अलावा और क्या कंप्लाई करना है सर, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। अब ये कुछ रूल्स हैं, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, आपने ये भी फॉलो करना है। इफ यू आर अ कंपनी हु इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, आपने बोला ठीक है सर। डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ डायरेक्शंस आपको आरबीआई ने दिए हैं, आपने वो भी कंप्लाई करने हैं, उनको भी अपने दिमाग में रखना है व्हाइल यू आर डूइंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, व्हाइल यू आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। आपने बोला ठीक है सर। अब ये चीजें किन किन को कंप्लाई नहीं करनी है सर, कौन सी कंपनीज हैं जो डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर रही हैं लेकिन उन्हें ये सारे प्रोविजंस जो ऊपर हमने देखे ये कंप्लाई नहीं करना है। आपने बोला जो बैंकिंग कंपनी है सर, जो नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, जो बैंकिंग कंपनीज हैं, उनके लिए आरबीआई ने अलग से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं बनाकर दिए हैं उन्हें कि आपको ये प्रोविजंस, ये रूल्स, ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो इन बैंकिंग कंपनीज को वापस से ये सारे फंक्शंस, ये सारे प्रोविजंस, ये सारे रूल्स, ये सारे रेगुलेशंस नहीं कंप्लाई करने हैं। उसके अलावा हमारी एनबीएफसीज, एनबीएफसीज क्या होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब ये कंपनीज क्या है सर, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इनका मेजर काम जो है ना सर, ये फाइनेंस का काम है, ठीक है। और ये जो कंपनीज है ना, थोड़े से क्वाजी बैंकिंग फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन इनका प्राइमरी काम क्या है, इनका प्राइमरी काम जो है फाइनेंस का है सर। ये बैंकिंग कंपनीज नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है सर। आपने बोला कि एग्जांपल्स बता दो सर, आपने देखा है मुथूट फाइनेंस की बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है कि सर गोल्ड लाइए, गोल्ड लाइए, अपने गोल्ड के गोल्ड रखकर अपना पैसा गोल्ड पे फाइनेंस करवा लीजिए, या फिर फाइनेंस में गोल्ड खरीद लीजिए, या फिर गोल्ड रखकर पैसा ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, मुथूट फाइनेंस, अमिताभ बच्चन ऐड करता है इनकी, ठीक है। बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस को कौन नहीं जानता सर, बजाज फाइनेंस को कौन नहीं जानता। बजाज फाइनेंस आज की डेट में किस चीज को फाइनेंस नहीं कर रहा है, सुई से लेके एरोप्लेन तक फाइनेंस कर रहा है सर। मतलब आपने कोई चीज चाहिए, आप गए बजाज फाइनेंस की कोई भी शॉप में गए जहां पे बजाज फाइनेंस आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे जाकर आपने बजाज का कार्ड बनवाया, वहां से कोई भी चीज आपने उठानी है, आपने फोन खरीदना है, आपने लैपटॉप खरीदना है, मान लो आपने गाड़ी खरीदनी है, व्हाटसोएवर, ये कंपनीज क्या कर रही हैं, इनका मेजर बेसिक काम क्या होता है सर। आपने बोला कि आज मान लो मैंने जाकर कोई वॉशिंग मशीन ली, अभी रिसेंटली मैंने अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन ली है, ठीक है। अब मैंने ये वॉशिंग मशीन ली, समझो ये वॉशिंग मशीन मैंने 45,000 की ली, ठीक है। अब 45,000 मुझे एक साथ नहीं देने पड़े, मैंने क्या किया, मैं एक शॉप में गया, मैंने वहां से बजाज का कार्ड बनवाया, ठीक है। अब ये बजाज का कार्ड जो मैंने बनवाया ना, इसमें मुझे ईएमआई मिली, इस प्रोडक्ट पे मुझे ईएमआई मिली, मुझे मंथली अब ये पैसा देना है, एक बार में नहीं देना है, ठीक है। अब मैंने मान लो मेरी ईएमआई 1,000 रुपए की बनी 45 मंथ्स के लिए, ठीक है। 45 मंथ्स के लिए मेरी ईएमआई बनी। अब ये बजाज, इसमें बजाज फाइनेंस का क्या रोल है सर, बजाज फाइनेंस मुझसे 1,000 रुपए करके क्या कर रहा है, 45 महीने तक पैसे ले रहा है। लेकिन जहां से मैंने ये वॉशिंग मशीन ली थी, जिस शॉप से मैंने ये वॉशिंग मशीन ली थी, उस शॉप वाले को बजाज ने क्या किया, इस 45,000 के ना मान लो 42 के एक साथ दे दिए। जो मशीन मैंने 45,000 में लिया,
उस मशीन के बजाज फाइनेंस ने, भैया आपने बजाज फाइनेंस ने शॉप वाले को 42,000 रुपीज एक बार में दे दिया। इससे क्या हुआ कि सर हमारे जो शॉप का ओनर था उसका फायदा हो गया, उसको एक ही बार में पैसा मिल गया, और एज कस्टमर हमारा क्या फायदा हुआ, हमको ऐसा डिफर्ड पेमेंट्स करने मिल गई कि यार हमने मंथली 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 1,000 रुपए देने का हमको क्या मिल गया, प्रिविलेज मिल गया कि यार एक साथ पूरा पैसा नहीं देना। तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, क्या क्यों कर रही है, ये हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। भाई बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, महिंद्रा फाइनेंस है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या है सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का ना मेजर काम हाउसिंग से, रियल एस्टेट्स वगैरह से रिलेटेड होता है। कंपनीज कुछ नहीं है, हाउस के लिए फाइनेंस देती हैं, आपको अपने घर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इन्हें हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं। भैया LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो ये क्या कर रही है, ये आपके घर के लिए या आपके हाउस के लिए आपको फाइनेंस क्या कर रही है, फाइनेंस दे रही है, पैसा दे रही है, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर। और सच अदर कंपनीज एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। आगे अगर और भी कोई कंपनीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन्हें भी ये सारे जो ऊपर हमने रूल्स प्रोविजंस पढ़े ये कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा कंपनीज हु कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है। अब कंपनीज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम, किससे अपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही हैं कंपनीज। आपने बोला सर प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स से, अपने डायरेक्टर्स से, या फिर अपने डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स से क्या कर सकती हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं, ठीक है। किससे किससे, प्राइवेट कंपनी की बात अगर हम करें तो प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, अपने डायरेक्टर्स से कर सकती है, और चाहे तो अपने डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स से भी कर सकती है। आपने बोला ठीक है सर। अब पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स और अपने डायरेक्टर्स से क्या कर सकती है, पैसा एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट के फॉर्म में। आपने बोला ठीक है, आगे बता सर। उसके अलावा ना आपकी एलिजिबल कंपनीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब ये एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कौन सी हैं, सबसे पहले तो देखो पब्लिक कंपनी है तो किससे पैसा लेगी, मेंबर्स से और पब्लिक से, ठीक है। अब ये एलिजिबल वर्ड क्यों यूज किया गया सर, एलिजिबल वर्ड यानी अब ये वो पब्लिक कंपनीज हैं जिनका नेटवर्थ जो है वो मिनिमम 100 करोड़ है, यानी 1,000 करोड़ का जिनका नेटवर्थ है, जिन पब्लिक कंपनीज का, ओके, जिन पब्लिक कंपनीज का नेटवर्थ 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है, या फिर और, ठीक है, और उसका टर्नओवर जो है वो आपका मिनिमम 500 करोड़ है। आपने बोला सर ये वो पब्लिक कंपनीज हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी में कौन सी कंपनीज आ रही हैं, ये वो पब्लिक कंपनीज हैं जिनका या तो नेटवर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ और मोर है, या फिर और उनका टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है। इन दोनों में से अगर कोई भी पब्लिक कंपनी एक भी कंडीशन फॉलो या फुलफिल कर रही है तो वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कहलाती है फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। आपने बोला ठीक है सर। और जब ये कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगी ना तो इसने प्रायर अप्रूवल लेना है अपने शेयर होल्डर्स का, काय में, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है सर। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी समझ में आ गया। एलिजिबल पब्लिक कंपनी यानी वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है, या फिर जिसका टर्नओवर 500 करोड़ और मोर। आपने बोला ठीक है सर, आ गया समझ में। अब देखो, अब आगे हमें पढ़ना है टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। आपने बोला कि सर आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या
टर्म्स एंड कंडीशंस हैं किस चीज के लिए, हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, जब भी कोई कंपनी अपने पब्लिक से या फिर अपने मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है तो उसे क्या क्या टर्म्स देखनी है, क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी है, ये हम आगे देखते हैं। चलो आओ भाई। भैया अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अगर हम देखें सर कि कितना अमाउंट एक कंपनी डिपॉजिट के फॉर्म पर एक्सेप्ट कर सकती है। अब प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी किससे पैसा ले रही है, अपने मेंबर्स से ले रही है, अपने डायरेक्टर से ले रही है, चाहे तो अपने डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स से भी ले सकती है। ठीक है, अब आपने बोला जनरली मैक्सिमम 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। आपने बोला ये क्या सर, मान लो मेरी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ है प्लस मेरे फ्री रिजर्व्स कितने हैं, मान लो फॉर इंस्टांस मेरे फ्री रिजर्व्स हैं कितने 150 करोड़, सॉरी 50 करोड़। तो ये मेरा एग्रीगेट कितना हो गया, मेरा एग्रीगेट हो गया 150 करोड़। ये जो एग्रीगेट वर्ड बोला है ना, ये इसके लिए यूज किया गया कि मेरा शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स मिलाकर, ठीक है, मैं 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, यानी मैं 150 करोड़ के क्या कर सकती हूं, मैक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हूं। आपने बोला मैं मैक्स 150 करोड़ के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हूं। मैं कौन हूं, मैं प्राइवेट कंपनी हूं। ठीक है, मैंने अपना एग्रीगेट देखा कि मेरा एग्रीगेट शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और मेरा फ्री रिजर्व्स कितना है 50 करोड़ है। मुझे इसका 100% यानी जितना इसका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट का 100% भाई साहब 1.5 करोड़ रुपए का मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हूं मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। बट सर्टेन प्राइवेट कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन अबव लिमिट। अबव लिमिट यानी ये वाली लिमिट। आपने बोला कि सर कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस लिमिट से, जो हमें लिमिट दे रखी है, उससे ज्यादा भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी किससे पैसा उठा रही है, अपने मेंबर्स से या अपने डायरेक्टर्स से। ठीक है सर। अब जो पब्लिक कंपनी है हमारी, दैट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट कितना भाई, हमारे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25%। सर आपने बोला कि मेरा जो पेड अप शेयर कैपिटल था वो 100 करोड़ था, मेरे फ्री रिजर्व्स जो थे वो 50 करोड़ थे, मेरा 150 करोड़ का क्या था, मेरा 150 करोड़ का टोटल था, किसका, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का। अब हेलो, कैन यू हियर मी? यस यू कैन, यस हेलो। हाँ तो भैया मेरा 100 करोड़ का क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल था और मेरा फ्री रिजर्व्स जो था वो 50 करोड़ था। तो अब मुझे देखना है कि इसका 25% ही मेरा क्या होगा, टोटल डिपॉजिट होगा जो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूं। अब इसका 25% बोले तो 150 करोड़ का 25% इज 37.5 करोड़। आपने बोला मैं 37.5 करोड़ ही आपसे ले सकती हूं। ठीक है, अब यहां पे मान लो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है, 200 करोड़ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और ये 200 करोड़ का 25% कितना हुआ, 50 करोड़ हुआ। आपने बोला ठीक है सर। अब 50 करोड़ तो हो गया, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने ना पहले से ही 40 करोड़ का जो है ना वो डिपॉजिट्स ले रखा है, मतलब पहले ही मैंने 40 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब जो मैं फ्रेश डिपॉजिट कर रहा हूं, सी हमने
ये लाइन बात के लिए ही रखी थी तुम्हारे कि भैया ये जो पैसा है ना मेरा, जो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ डिपॉजिट के फॉर्म में, ये एग्जिस्टिंग प्लस फ्रेश डिपॉजिट मिलाकर है। अगर आपने पहले कोई डिपॉजिट किया हुआ है ना, मतलब ये 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व फॉर लाइफ है ये, ठीक है। आप पूरा 25% ही कर सकते हैं। आपने पहले भी अगर इशू किया हुआ है तो भी आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपके पहले वाले एक्सेप्ट जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए उसका जो अमाउंट है वो, और आपके फ्रेश एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का अमाउंट जो है वो इस अमाउंट से ज्यादा ना हो रहा हो। किस अमाउंट से? 25% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। देखो मेरी कंपनी ने पहले ही 40 करोड़ का डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट कर रखा था। यहां पे मुझे इस एक्ट के हिसाब से या फिर इस परसेंटेज के हिसाब से मेरे पास कितने रुपए का मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं। सर आपने बोला एग्जाम्पल में तूने 200 रुपए लिया है और इस हिसाब से तू 50 करोड़ के जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन तूने पहले ही 40 करोड़ के डिपॉजिट ले चुका है। तो अब जब तू फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो तुझे ये ध्यान रखना है कि तूने जो 40 लिया है ना उसको तू माइनस कर दे अपनी लिमिट में से, और जो अब बचा हुआ अमाउंट तेरे पास आ रहा है तू उतने ही रुपयों का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। बताओ इससे सादी सिंपल चीज कोई हो सकती है? पब्लिक कंपनी के केस में हमने देखा कि पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक कंपनी अपने मेंबर्स से या अपने डायरेक्टर्स से एक्सेप्ट कर सकती है क्या? डिपॉजिट, पैसा डिपॉजिट्स के फॉर्म पे। वहीं आपने बोला कि मैक्सिमम कितना कर सकती है? 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखा था कि भैया मेरा एग्रीगेट, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का एग्रीगेट जो आ रहा है ना वो 200 करोड़ आ रहा है। तो अब इस 200 करोड़ का मैंने 25% निकाला तो मुझे पता चला कि मैं 50 करोड़ के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता हूं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ना ये मैंने पहले भी कर रखा था और मुझे पता चला कि मैंने 40 करोड़ के जो डिपॉजिट्स है ना वो पहले से ही लेकर रखे हैं। अब जब मैं फ्रेश डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा हूं ना तो मुझे ये ध्यान रखना है कि ये जो मेरी लिमिट है 50 करोड़ की जो लिमिट है इसमें ही मेरे पुराने जो मैंने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, और इनमें जो लिमिट है जो मेरी लिमिट निकली है इसमें से मैंने पुराने डिपॉजिट्स को माइनस कर दिया। तो मैंने 40 करोड़ को माइनस कर दिया 50 करोड़ में से, तो मुझे 10 करोड़ मिल गया और मुझे पता चला कि भाई अब मैं 10 करोड़ के ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता हूं। ठीक है सर, आपने बोला मान लिए तेरी बात। चल अब अगला देखते हैं हम, हमारी एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है एक बार याद दिला दो मेरे को, मैं भूल जाता हूं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ आपने बोला 100 करोड़ और मोर है। आपने बोला ये वो पब्लिक कंपनीज हैं जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है, या फिर और आपकी टर्नओवर जो है, आपका टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है। आपने बोला ठीक है, ये कौन सी कंपनीज कहलाई? एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। आपने बोला ठीक है सर, अब ये मेंबर्स से कितना ले सकती है और ये पब्लिक से कितना ले सकती है ये अपन देखते हैं। सर एग्जिस्टिंग प्लस फ्रेश, यानी आपने जो पुराना ले रखा है वो भी और अब जो ले रहे हो ये भी, ये मिला के आपने 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। आपने बोला 10% ऑफ बस? हाँ सर, 10% ऑफ मेंबर्स की बात हो रही है, ये आप मेंबर्स से अपने इतना ही पैसा ले सकते हैं। सर एग्जाम्पल बता दो, नंबर्स बता दो, नंबर्स कंफ्यूज करते हैं। कितना लोगे? सॉरी आई एम सॉरी। तो अब मान लो भाई साहब मेरी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी रख दूं? 250 करोड़ रख दूं। चलो 250 करोड़ मेरी पेड अप शेयर कैपिटल है
और 50 करोड़ मेरा फ्री रिजर्व्स है। तो ये मेरा कितना हो गया, 300 करोड़ हो गया। 300 करोड़ में अगर मैं देखूं 300 करोड़ का 10% निकालूं तो मैं अपने मेंबर्स से 30 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं। आपने बोला मैं अपने मेंबर्स से 30 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं। अब मान लो ये मैंने 15 करोड़ रुपए इनसे पहले ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया है, पैसे इनसे ले लिए हैं डिपॉजिट के फॉर्म में। अब जब मैं कोई फ्रेश डिपॉजिट करूंगा एक्सेप्ट तो कितने का कर सकता हूं, रिमेनिंग 15 करोड़ का ही कर सकता हूं। ठीक है, आपने बोला कि सर आप अपने मेंबर्स से 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व उतने अमाउंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। ये मेंबर्स की बात हुई। किस केस में बात कर रहे हैं हम, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज की बात कर रहे हैं। और किन से पैसा लेने की बात कर रहे हैं, हम हमारे मेंबर्स से पैसा लेने की बात कर रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो पब्लिक से एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना पैसा रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, कितना पैसा ले सकती है, मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। इसके लिए एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है सर, 25% निकालना है आपको पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का। और इसमें भी सेम रूल, एग्जिस्टिंग और फ्रेश डिपॉजिट्स वाला रूल, इसमें भी आपने क्या करना है, इंप्लाई करना। मेंबर्स से कितना पैसा उठा सकती है, 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। वहीं पे अपने पब्लिक से कितना पैसा रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। भैया आपने बोला 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट हम देखें हमारी गवर्नमेंट कंपनी। अब ये गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी अगर तुम लोगों ने मुझसे पूछे तो मैं तुम्हारे पेट में चाकू मार दूंगा। बता चुका हूं, 2000 बार बता चुका हूं। जिसमें गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, यानी मोर देन 51% शेयर होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट की है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपने बोला ठीक है सर, पता है हमको। चलो अच्छी बात। तो जो गवर्नमेंट कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इतना पैसा गवर्नमेंट कंपनी उठा सकती है पब्लिक से। मान लिया इनका ये पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स मिला के कितना है, कितना 1000 करोड़ ले लें, होगा इतना। जाने दो ना, फर्ज करो ना यार, तुम्हारा क्या जा रहा है। गवर्नमेंट कंपनी है, इनका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स कितना है भैया, 1000 करोड़ रुपए। अब इस 1000 करोड़ में से ये 350 करोड़ रुपए के ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से। खैर बहुत ज्यादा हो गया, ये होता होगा। अपने को क्या, अपने को तो क्या है, अपने को एग्जाम्पल से मतलब है, अपने को तो बस एग्जाम्पल निकालना है। सर अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो वो अपनी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 35% ही अमाउंट क्या कर सकती है भाई, डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकती है। आपने बोला ठीक है सर, समझ गए, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियड ऑफ डिपॉजिट। इसके पहले अभी क्या देखा था, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। अब देख रहे हैं पीरियड ऑफ डिपॉजिट। सर टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज जनरली 6 months to 36 months। आपने बोला कि सर ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म डेट है कि आपने 1 साल तक का तो लिया ही है, 6 महीने से 1 साल तक का भी ले सकते हैं, या फिर आपने बोला कि भर हमारे पास टाइम है कि हम 36 महीने तक हमारा जो डिपॉजिट है 36 महीने तक के लिए भी ले सकते हैं, 6 महीने से लेके 36 महीनों तक। ठीक है, तो ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म डेट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्या होता है बताया ना, 1 साल तक का,
और मीडियम टर्म क्या होता है 1 साल से 5 साल तक का। तो ये दोनों कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना सर। तो आपने बोला हाँ 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 ठीक है, चिल्ला मत, ठीक है चलो। नो कंपनी कैन मेक डिपॉजिट ऑफ लेस देन 6 months और मोर देन 36 months। आपने बोला कि सर 6 महीने से कम के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, और 36 महीने से ज्यादा के लिए भी आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको 36 महीने होने के बाद रीपेमेंट करना ही है, भले ही लगे तो फ्रेश इशू कर लो, सॉरी फ्रेश एक्सेप्ट कर लो डिपॉजिट, नया एक्सेप्ट डिपॉजिट कर लो, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन आपने 36 महीनों से ज्यादा के लिए डिपॉजिट्स नहीं रखने हैं सर, आपको वापस करना है पैसा। आपने बोला ठीक है, लेकिन इन सर्टेन केसेस कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेस देन 6 months बट इट हैज टू बी एट लीस्ट 3 months होगा यहां पर, इट हैज टू बी एट लीस्ट 3 months। भैया आपने बोला कि 6 महीने से कम के लिए कुछ सर्टेन केसेस हैं जिनमें आप 6 महीने से कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन कितने कम टाइम के लिए सर? 3 महीने तो भी मिनिमम होना चाहिए। 3 महीने के लिए आपने डिपॉजिट कम से कम एक्सेप्ट करना है, उससे कम नहीं कर सकते। आपने बोला 3 महीने के लिए तो आपको अपने पास पैसा रखना ही पड़ेगा, ठीक है सर। एंड द अमाउंट ऑफ इट इज मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। कितने मैक्सिमम अमाउंट का आप ये 3 महीनों के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं सर? 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इतने ही अमाउंट का आपने ये एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट। आपने बोला ठीक है सर। इन सर्टेन केसेस कंपनी कैन मेक रीपेमेंट बिफोर मैच्योरिटी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। मान लो मेरा जो डिपॉजिट था वो मैंने आपसे एक्सेप्ट किया था 2 साल के लिए, ठीक है। आपने बोला कि सर आपको रिक्वेस्ट आई, कंपनी को रिक्वेस्ट आई, डिपॉजिटर्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमको हमारा पैसा प्लीज वापस दे दो, या व्हाटसोएवर किसी भी रीजन की वजह से डिपॉजिटर्स की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है आपको। तो आपने क्या किया? आपने बोला कि सर आपका जो डिपॉजिट था वो मैच्योर कब होने वाला था? 2 साल के बाद, लेकिन आपने बोला कि मुझे 15वें महीने में ही रिक्वेस्ट आई, तो मैंने क्या किया? कुछ सर्टेन केसेस में मैंने आपको डिपॉजिट जो था वो आपका मैच्योरिटी के पहले ही रीपे कर दिया, ठीक है सर। ओके सर। सर कंपनी कैन रिन्यू डिपॉजिट्स विथ द सेम टर्म ऑफ इशू बट इट विल बी कंसीडर्ड एज फ्रेश डिपॉजिट। सर आपने जो पहले डिपॉजिट किया था ना, उन्हीं सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एक नया डिपॉजिट क्या कर सकते हैं? कंपनी नया डिपॉजिट इशू वो कर सकती है कि भैया हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम है पुराने वाले डिपॉजिट से। लेकिन अब जब आप ये कर रहे हैं ना, रिन्यू कर रहे हैं ना अपने डिपॉजिट को, जो आपका पुराना डिपॉजिट था, मान लो आपने इसी पुराने डिपॉजिट को रिन्यू किया है, ठीक है। आपने बोला कि सर टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो सेम रहेंगी, ये हमने रिन्यू कर दिया। लेकिन जब आप ये पुराने डिपॉजिट को रिन्यू कर रहे हैं ना, तो ये डिपॉजिट एक फ्रेश डिपॉजिट माना जाएगा। ये जो है आपने इसको फ्रेश डिपॉजिट बोला, भले ही आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस सेम रही हो, भले ही आपका जो डिपॉजिट पुराना वाला था बिल्कुल वैसा ही आपने नया डिपॉजिट ला दिया, लेकिन आपने बोला कि सर इसको हमने फ्रेश डिपॉजिट कंसीडर करना है, ठीक है। ओके सर। अब समझो, नो डिमांड डिपॉजिट। कोई कंपनी ऐसा डिपॉजिट नहीं ले सकती जो आपकी डिमांड पे, यानी कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड, जो आपकी डिमांड पे रीपे हो रहा है। सर क्या मतलब डिपॉजिट करने का? जब आप बोल रहे हो तब आपको पैसा मिल जा रहा है, तो फिर बैंक से ही करवा लो ना, क्योंकि ये क्या है, ये बैंकिंग फंक्शंस है कि जब आपने डिपॉजिट किया आपको मिल गया, जब आपने डिपॉजिट किया आपने आपका पैसा जमा हो गया, जब आपको चाहिए था आपको मिल गया। आप जब सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो
ऐसा होता है ना, जब आपको चाहिए पैसा तब मिल जाता है। बट हम किन की बात कर रहे हैं, ये वो कंपनीज हैं जो डिपॉजिट्स ले रही हैं लेकिन बैंक्स नहीं है, ठीक है। तो ये वो वाले फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकती। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स रीपेबल ऑन डिमांड। भैया जब डिमांड किया तब मिल गया, ऐसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगी ये कंपनीज। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। कंपनी क्या है, कंपनी कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो। सर डिपॉजिट्स बट इट शुड बी मेंशन्ड इन द सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इन जो जिसको देखकर आपने आपकी पब्लिक या फिर आपने अपने डिपॉजिट में इनवाइट किया है, क्या सर्कुलर देके या फिर एडवर्टाइजमेंट देके, ये आगे आने वाला है, पढ़ेंगे। आपने बोला ठीक है सर। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, चाहे वो सिक्योर भी हो सकते हैं और वो अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। कंपनी जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है उनमें या तो कोई असेट चार्ज किया हो सकता है या फिर कोई भी आपने असेट चार्ज नहीं किया होता है, ठीक है। तो ये अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं और ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज मेंशन करनी है अपने सर्कुलर में या फिर अपने एडवर्टाइजमेंट में कि भैया हमारा जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ठीक है सर। आपने बोला बढ़िया। कंपनी क्या कर रही है, सिक्योर्ड डिपॉजिट जब कंपनी करती है ना, देन कंपनी हैज टू क्रिएट चार्जेस ऑन इट्स टेंजिबल असेट्स विद इन 30 डेज। आपने बोला जब भी कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है ना, तो उसने क्या करना है, अपनी कंपनी के एक टेंजिबल एसेट में, टेंजिबल एसेट यानी विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी फेल्ट, आपने ऐसे कोई एसेट में अपना चार्ज क्रिएट करना है विद इन 30 डेज। आपने बोला सर वेल एंड गुड, समझ गए। अब नेक्स्ट हमने देखा एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या है सर, कंपनी विल प्रोवाइड एन एप्लीकेशन फॉर्म टू द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स को कंपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रही है ऑन विच एप्लीकेंट विल हैव टू डिक्लेयर दैट वट एवर मनी ही इज और दे आर डिपॉजिटिंग इज नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर पर्सन। यानी आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म अपने एप्लीकेंट्स को दिया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेंट्स डिक्लेयर करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे कि सर ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं ना डिपॉजिट के लिए, ये जो पैसा मैं आप में से एक्सेप्ट कर रहे हो ना डिपॉजिट के फॉर्म में, ये मेरा खुद का पैसा है और ये पैसा मैंने किसी से बोरो नहीं किया है सर, ठीक है। ये पैसा मैंने किसी से बोरो नहीं किया है, ये मेरा खुद का पैसा है और मैं डिक्लेयर करता हूं ये चीज। तो ये चीज हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में हमारा मेंबर डिक्लेयर करेगा। आपने बोला ठीक है सर। जॉइंट नेम। अब समझो डिपॉजिट जब कंपनी एक्सेप्ट करती है ना, तो जिनसे पैसा ले रही है ना, वो एक फॉर्म एक से ज्यादा लोगों के नाम पे भी हो सकता है। आपने बोला सर जॉइंट ओनरशिप जैसे, हाँ सर, ये डिपॉजिट्स भी जॉइंट ओनरशिप में हो सकते हैं, जॉइंट नेम में हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने नाम हो सकते हैं सर इसमें, मैक्सिमम 3 नाम हो सकते हैं, ठीक है। 3 जॉइंट नेम्स में आप एक डिपॉजिट भी दे सकते हैं कंपनी को। आपने बोला ठीक है सर। मैक्सिमम कितने नाम देखे, 3 नाम देखे, ठीक है सर। ओके। नॉमिनेशन। अब मान लो एप्लीकेंट ने पैसा दिया है कंपनी को, कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट किया है, कंपनी ने उसका डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। कल को बेचारा रास्ते में जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था और बाजू से अपने सनी भाई, सन्नी पाजी, मैं निकला गड्डी लेके और गड्डी लेके रेडी के साथ उसको लेके चले गए पाकिस्तान, बंदा आया ही नहीं वापस कभी। तो इस केस में क्या होगा, अब इसने जो पैसा डिपॉजिट किया था ये कहाँ जाएगा, क्या कंपनी रख लेगी? आपने बोला सर ऐसा नहीं होता। आपने बोला एवरी डिपॉजिटर हैज राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज नॉमिनी, यानी उसने क्या किया, एक बंदे को अपना नॉमिनी बना दिया। यानी कल को अगर मैं नहीं रहा तो ये जो डिपॉजिट का पैसा मुझे मिलने वाला है वापस, ये मेरे नॉमिनी को दे देना, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरी मम्मी को, व्हाट्सोएवर जो भी नाम उसने अपने नॉमिनेशन में डाल के रखा है सर। तो भैया हमारे डिपॉजिटर के पास राइट होता है कि वो एक नॉमिनेट कर सके एक नाम अपने नॉमिनी का इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर।
अगर कल को वो नहीं रहा तो ये जो डिपॉजिट का पैसा उसे वापस जो मिलने वाला है वो किसे, नॉमिनी को मिल जाए उसके। आपने बोला ठीक है। अब ये सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट क्या है? सी, हाउ डज कंपनी इनवाइट्स पीपल? हाउ डज कंपनी इनवाइट पीपल? सर, अगर उसे मेंबर्स को इनवाइट करना है अपने, तो वो सर्कुलर देके इनवाइट करेगी, और अगर वो पब्लिक को इनवाइट करना चाह रही है तो उसने एडवर्टाइजमेंट देनी है। ठीक है, अब उसने एडवर्टाइजमेंट तो देनी है। अब ये कैसे, क्या क्या कंटेंट होगा हमारे सर्कुलर का, हमारे एडवर्टाइजमेंट का क्या कंटेंट होगा सर? क्या क्या लिखना है, क्या क्या बताना है? सर आपने बोला स्टेटमेंट अबव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपने उसका स्टेटमेंट देना है। सर इफ फ्रेश डिपॉजिट, देन हाउ मच मनी इज सिक्योर्ड एंड हाउ मच इज नॉट अनसिक्योर्ड। सर आप अगर फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाले हैं, आप अगर नया डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब मुझे यह बताइए कि आप जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं आप डिपॉजिट, तो इसमें से कितना आप सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, ये सारी चीजें आपने कहां अपने सर्कुलर में डिस्क्लोज करनी है। कंपनी मस्ट ऑब्टेन रेटिंग फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पढ़ी थी, याद करो। सही है, क्रिसिल है, केयर है, आईसीआरए है, ये सारी क्या है, ये हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और ये क्रेडिट रेटिंग देती हैं। लेकिन किस चीज पर रेटिंग देती हैं सर? ये कंपनी के इंस्ट्रूमेंट पे रेटिंग देती हैं। आपने बोला कि सर ये जो कंपनीज है ना, ये कंपनीज को रेट नहीं करती हैं, ये कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती हैं। तो हम हमारे डिपॉजिट्स को क्या करवाएंगे, रेट करवाएंगे, किससे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। ठीक है सर, आपने बोला कि स्कीम की सारी डिटेल होनी चाहिए, काहे में, सर्कुलर में या एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है सर, इसके अलावा आपने बोला कि भैया आपने अपने डिपॉजिट ट्रस्टी का नाम मेंशन करना है यहां पे। सर डिपॉजिट ट्रस्टी क्या है? डिपॉजिट ट्रस्टी पढ़ेंगे, आने वाला है। सर अमाउंट ड्यू टू एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी। भैया अपना कुछ पुराना पैसा था जो ड्यू था, वो आपने क्या किया है? डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर। फाइलिंग ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स एंड सबमिटेड टू आरओसी। भाई कंपनी की बात आ रही है, आरओसी कैसे नहीं आएगा? आरओसी को तो आना ही पड़ेगा। आरओसी, कंपनी की बात आ गई मतलब आरओसी की बात आ गई सर। आरओसी को कैसे छोड़ सकते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को हम कैसे छोड़ सकते हैं जब कंपनी की बात आ रही है? लेकिन अब समझो ये चीज जो है ना, ये प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। यानी आपने सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट जो आप दे रहे हैं उसको साइन करके डायरेक्टर्स का सारे आपको सबमिट करना है, किसको? आरओसी को। ये प्राइवेट कंपनी को करने की जरूरत नहीं है, ये पब्लिक कंपनी करेंगे, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज करेंगी, प्राइवेट कंपनी ये नहीं करेगी। आपने बोला ठीक है सर। अब इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम फाइलिंग टू आरओसी। आपने बोला कि भैया आपने किसको फाइल कर दिया? आरओसी को फाइल कर दिया है। अब आरओसी को फाइल करने के 30 दिन के अंदर यू कैन इश्यू योर सर्कुलर और योर एडवर्टाइजमेंट। सर आपने आरओसी को फाइल कर दिया ना, अब वहां से आप 30 दिन के अंदर आप जब चाहें तो कर सकते हैं अपने क्या, अपनी सर्कुलर या अपनी एडवर्टाइजमेंट इशू कर सकते हैं, पब्लिक को दे सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। कंपनी कैन सेंड सर्कुलर टू इट्स मेंबर्स थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल। मेंबर्स को कैसे भेज रही है सर्कुलर? भैया या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर आपने बोला कि स्पीड पोस्ट से भेज रही है या फिर ईमेल के थ्रू भेज रही है। कंपनी का डिस्क्रिप्शन, जैसे कंपनी चाहे वैसे भेज सकती है। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, कंपनी शुड पब्लिश एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किसके केस में दे रहे थे हम लोग? भैया पब्लिक के केस में हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे। हमने देखा था ना कि अगर हम अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें सर्कुलर देना है। लेकिन अगर हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें उस केस में
भैया एडवर्टाइजमेंट देनी है। अब ये एडवर्टाइजमेंट कहां देनी है सर? एडवर्टाइजमेंट हमें न्यूज़पेपर में देनी है। कौन से न्यूज़पेपर में देनी है? हैविंग वाइड सर्कुलेशन, जिसका सर्कुलेशन पूरे स्टेट में है, ठीक है। इन वेयर, कौन से स्टेट में? जहां पे मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। मान लो मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में है, तो पुणे किस स्टेट में है सर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो जिस पेपर का वाइड सर्कुलेशन होगा ना, मुझे उस पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है। सर 2 लैंग्वेजेस में एडवर्टाइजमेंट देनी है, एक तो मुझे इंग्लिश में देनी है, दूसरी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में देनी है। वर्नैक्युलर मतलब क्या? वर्नैक्युलर यानी मेरे स्टेट का, जिस स्टेट में मेरी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका रीजनल लैंग्वेज। वर्नैक्युलर लैंग्वेज यानी मेरे स्टेट का जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज। सर हमारे महाराष्ट्र का रीजनल वर्नैक्युलर लैंग्वेज क्या होगा सर? मराठी होगा ऑब्वियसली। तो हमें ऐसे एक मराठी न्यूज़पेपर में जिसका पूरे स्टेट में वाइड सर्कुलेशन है, उसमें हमें एडवर्टाइजमेंट देनी है। भाई साकाल हो गया, लोकमत हो गया, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ये वाइड सर्कुलेशन है इनका पूरे महाराष्ट्र में। और अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया किसको नहीं पता? टाइम्स ऑफ इंडिया में दे दो। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, हमें वही न्यूज़पेपर्स देखने हैं जिनका वाइड सर्कुलेशन है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल्स बता दी कि ये जो न्यूज़पेपर्स हैं इनका वाइड सर्कुलेशन, तो इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर। अब आपने बोला कि आपकी सर्कुलर की वैलिडिटी कब तक रहेगी? सर आपका सर्कुलर जो है ना, इट वुड बी वैलिड फॉर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च से आपके 6 महीने यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। भैया मेरा सितंबर तक ये जो है इसकी वैलिडिटी है। 30 सितंबर तक मेरे सर्कुलर की या फिर मेरी एडवर्टाइजमेंट की क्या है? वैलिडिटी है सर। या फिर डेट ऑफ एजीएम। आपने बोला सर ये क्या बोला आपने? सर मेरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीने तक, या फिर डेट ऑफ एजीएम विच एवर हैपन्स अर्लियर। मान लो ये 30 सितंबर के पहले मैंने मई में, मान लो 10 मई को मैंने अपनी एजीएम करी, ठीक है। 10 मई को मेरी एजीएम हुई, मार्च, अप्रैल, मई, दूसरे महीने में मेरी एजीएम हो गई, ठीक है। तो ये पहले क्या हुआ? पहले कौन सा इवेंट हुआ सर? पहले ये 10 मई आया, तो मेरे सर्कुलेशन की जो वैलिडिटी है ना, ये मेरे एजीएम तक है, या फिर मेरे 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। अगर मेरी एजीएम पहले हो रही है तो मैं एजीएम कंसीडर करूंगा, या फिर मेरा 30 सितंबर तो है ही सर डेट मेरे पास, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीना। आपने बोला ठीक है सर। ये क्या देख रहे थे हम? ये हमारे सर्कुलर या फिर एडवर्टाइजमेंट की वैलिडिटी देखी हमने। अब 9th पॉइंट देखो क्या है सर? अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। क्या देखा? अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। आ जाओ। तो इसमें क्या है भैया? अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी यानी, या सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी यानी, हमने याद है डिबेंचर ट्रस्टी देखा था। डिबेंचर ट्रस्टी क्या कर रहा था? डिबेंचर ट्रस्टी वो सारे असेट्स अपनी कस्टडी में रख रहा था जो कंपनी जब डिबेंचर्स इश्यू कर रही थी। कौन से? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और जब ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स इश्यू कर रही थी तो इन सिक्योर्ड डिबेंचर्स में अपनी कंपनी का कोई एक असेट चार्ज क्रिएट कर रही थी अपने असेट पे। तो इस असेट की कस्टडी किसके पास थी? हमारे डिबेंचर ट्रस्टी के पास थी। वैसे ही हम अगर देखें, जब कंपनी क्या करती है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या कर रही है? सॉरी, सिक्योर्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है, यानी इसने डिपॉजिट्स जो लिया है डिपॉजिट होल्डर्स के लिए, आपने क्या किया है? मेंबर्स के लिए या पब्लिक के लिए आपने अपनी कंपनी के किसी असेट पे चार्ज क्रिएट किया है। कौन से असेट पे? किसी टेंजिबल असेट पे चार्ज क्रिएट किया है कि कल को अगर कंपनी
फेल हो जाती है इन डिपॉजिट्स को रीपे करने पे या फिर इन डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए, तो इन जो असेट पे चार्ज क्रिएट किया गया है वो क्या करेगा, डिबेंचर ट्रस्टी डिपॉजिट ट्रस्टी उस असेट को बेचेगा और हमारे डिपॉजिट होल्डर्स का पैसा वापस कर देगा और उनको इंटरेस्ट रीपे कर देगा। सर कौन करता है, पब्लिक कंपनीज करती हैं एंड एलिजिबल कंपनीज करती हैं। क्या करती हैं सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट डीड। ठीक है सर, किसके साथ कर रही हैं, हमारे डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ, एंड डिपॉजिट ट्रस्टी नीड्स टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी आप रख सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर, एंड द डिपॉजिट ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड 7 days बिफोर इशूइंग सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। सर आपने बोला कि जिस दिन आप क्या कर रहे हैं, सर्कुलर और या फिर अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उसके 7 दिन पहले आपने एक डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, एक या एक से ज्यादा। ठीक है सर, ओके। अब ये डिपॉजिट ट्रस्टी क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, हमने देखा सर डिपॉजिट ट्रस्टी इज बीइंग अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। जो भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं हमारी कंपनी में, जिन लोगों से हमारी कंपनी पैसा एक्सेप्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, उन डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। उन डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारे डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं। सर आपने बोला डिपॉजिट ट्रस्टी कैन कॉल मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स। भैया चाहे तो अपनी मर्जी से बुला सकता है इनकी मीटिंग, ठीक है, या फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 1/10 ऑफ डिपॉजिटर्स। यानी मान लो मेरे 100 डिपॉजिटर्स हैं, यानी 100 लोग हैं जिनसे मैंने पैसा क्या किया है, पैसा लिया है, मैंने इनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं। कितने, 100 लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं। तो इन 100 लोगों में से अगर 10 लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर आप मीटिंग रखो, हमें बात करनी है, तो डिपॉजिट ट्रस्टी क्या करेगा, एक मीटिंग रखवाएगा। किसकी रिक्वेस्ट पे, 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर्स पे। ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट इज मेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, सर उनका रीपेमेंट नहीं किया है, सर आपने बोला रीपेमेंट नहीं किया है इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल अमाउंट का, दोनों में से किसी का भी, अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रीपे किया है या फिर आपने इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर दिया है, तो ये जो 1/10 डिपॉजिटर्स हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1/10 डिपॉजिटर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपॉजिट ट्रस्टी को, तो वो क्या करेगा, वो मीटिंग होल्ड करवाएगा। आपने बोला ठीक है सर। क्रिएट चार्ज ऑन असेट। अब देखो पब्लिक कंपनी नहीं करती है ये, पब्लिक कंपनी को जरूरत नहीं है किसी भी चार्ज पे किसी भी असेट पे चार्ज क्रिएट करने के। आपने बोला ठीक है सर, कौन कर रहा है, पब्लिक कंपनी कर रही है या फिर एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कर रही हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो कंपनीज जो सिक्योर्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं, किससे, पब्लिक से, विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन आपने एक्सेप्ट किया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, क्रिएट अ चार्ज ऑन टेंजिबल असेट। आपने क्या किया है, आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया है, आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया है, किससे, पब्लिक से। वहां से जहां आपके पास सारा पैसा आ गया, सारा पैसा आपने एक्सेप्ट कर लिया डिपॉजिट के फॉर्म में, वहां से आपने 30 दिन के अंदर अंदर भैया कंपनी के किसी टेंजिबल असेट पे चार्ज क्रिएट करना है। भैया अब इस चार्ज का, जो आपने चार्ज क्रिएट किया है, जो असेट है उसका अमाउंट जो है ना, इट शुड नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। यानी आपने बोला कि सर जो आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है ना, उससे ज्यादा का इसका अमाउंट होना चाहिए। सर ये मैंने अपनी किसी बिल्डिंग पर चार्ज क्रिएट किया था, इस बिल्डिंग का जो अमाउंट है ना सर, आज की डेट में मान लो 100 करोड़ है, और मैंने डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किए हैं ना सर 70 करोड़ के किए हैं, तो ये चल जाएगा, क्योंकि यहां पे जो मेरा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड है वो ज्यादा है, कम है, किससे, जो मैंने असेट पे चार्ज क्रिएट किया है उससे। आपने बोला ठीक है सर। मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जो है वो क्या है, अमाउंट नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ये क्या कह रहा है सर,
मान लो मैंने इंश्योरेंस कर रखा था, किस पे, मेरी जो डिपॉजिट्स मैंने लिए हैं उसमें मैंने इंश्योरेंस कर रखा था कि कल को अगर मैं फेल हो जाता हूं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, डिपॉजिट देगी। इसको समझो, एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। अभी ये समझ के चलो कि भैया मेरा जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है ना, इट शुड बी द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट माइनस इंश्योरेंस। मेरा जो अमाउंट है किसका, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, उसमें से मैं अपना इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो माइनस करूंगा, और वो जो अमाउंट आएगा उसको मैंने बोला कि भैया मेरा मिनिमम सिक्योरिटी अमाउंट है वो। आपने बोला ठीक है सर, सिक्योरिटी इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। सर मेरी ये जो सिक्योरिटी मैं क्रिएट कर रहा हूं ना, ये मैं किसके फेवर में कर रहा हूं, भैया मैं अपने डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में कर रहा हूं। आपने बोला ठीक है सर। अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस जो ऊपर देखा हमने, वो क्या है सर, कंपनी जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना, तो वो क्या करती है, अपना इंश्योरेंस बनाती है। अब एक डिपॉजिट के ऊपर वो मैक्सिमम 20,000 रुपए का इंश्योरेंस बना सकती है। अब मान लो हमारा ये मिस्टर नाना जो है वो एक डिपॉजिटर है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अगर 20,000 तक का अमाउंट डिपॉजिट किया और कंपनी कल को रीपे नहीं कर पाती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो इनका फुल पेमेंट क्या करेगी, रीपे कर देगी। लेकिन वहीं अगर हमारे मिस्टर नाना ने 20,000 से ज्यादा का डिपॉजिट किया था, अगर हमारे नाना ने 20,000 से ज्यादा का डिपॉजिट किया था, मान लो 25,000 रुपए का डिपॉजिट किया था, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 20,000 तक का ही उनको रीपेमेंट करेगी कल को, अगर कंपनी फेल हो जाती है पैसे रीपे करने में। ठीक है सर, आपने बोला ओके सर। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। ये क्या बोल रहा है, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। अब समझो, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग हमने देख लिया एक बार, ठीक है। जब भी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाना है और उससे अपनी क्रेडिट रेटिंग लेनी है। ठीक है, क्या क्या कंसीडर करेगी क्रेडिट रेटिंग कंपनी, क्रेडिट देते टाइम जब कंपनी को रेट कर रही होगी ये एजेंसीज, तो वो क्या क्या कंसीडर करेगी, भैया कंपनी की नेटवर्थ कंसीडर करेगी, कंपनी का लिक्विडेशन कंसीडर करेगी, भैया लिक्विडिटी कंसीडर करेगी। सॉरी, लिक्विडिटी क्या है कि सर कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है, यानी कितना जल्दी वो कैश अरेंज कर सकती है कंपनी, कितनी ज्यादा लिक्विड है। मतलब कल को अगर कंपनी को पैसे वापस करना पड़ा तो उसके पास ऐसे कौन से असेट्स हैं या ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो बहुत जल्दी लिक्विड हो जाए, यानी कैश के फॉर्म में आ जाए, जिससे कंपनी पैसा दे सके। आपने बोला ठीक है सर, ये देखेगी। उसके बाद एबिलिटी टू रीपे, कंपनी की एबिलिटी देखेगी कि भैया कंपनी की औकात है कि नहीं है, कि भैया हाँ ये कंपनी जो है ये रीपे कर सकती है। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो अपनी क्रेडिट रेटिंग देती हैं। अब भैया ऑब्टेन्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, आपने मान लो आपका डिपॉजिट जो है वो 3 साल का है, ठीक है, तो आपने हर साल ड्यूरिंग द एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, इन 3 साल में हर साल आपने क्या लेना है, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी है किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। आपने बोला ठीक है सर। अब इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जो भी इंस्ट्रूमेंट को आपके रेट किया है, जो भी रेट किया है, इस रेटिंग को आपने अपने सर्कुलर में और अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्या करना है, मेंशन करना है। क्या करना है, आपने सर्कुलर में या फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना है आपकी रेटिंग्स। आपने बोला ठीक है सर। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अब ये क्या है, याद है डिबेंचर रिजर्व अकाउंट देखा था हमने, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सेम वैसा ही है। यहां पे डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व किया है, उसी चीज को कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने एक अकाउंट खोलना है जिसको वो क्या बोलेगी, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, डीआरआर। ठीक है, अब ये कहां पे होगा, ये हमारे एक शेड्यूल बैंक में कंपनी को ये अकाउंट खोलना है। क्यों खोलना है सर, कल को अगर, ताकि जब रीपेमेंट की बात आए तो कंपनी इस ही अकाउंट में से डिपॉजिटर्स को रीपे कर सके। सर कब खोलना है,
अब देखो बिफोर 30th अप्रैल ऑफ करेंट ईयर, यानी समझो आपको 15% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट, यानी मेरा क्या है, मेरे 30 अप्रैल से करेंट ईयर के, ये मेरा करंट ईयर है सर, यहां पे 1 अप्रैल को, ठीक है, मेरा करंट ईयर स्टार्ट हुआ और मेरे 30th अप्रैल तक मुझे 15% ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिटी, मतलब देखो जो भी अमाउंट मैंने डिपॉजिट ले रखा है ना, वो उसकी जो मैच्योरिटी होने वाली है कब, मेरे करंट ईयर में या फिर मेरे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उतने अमाउंट का, जो भी अमाउंट मुझे रीपे करना है, उतने अमाउंट का 15% इस अकाउंट में डाल के रखना है। कब रखना है, मेरे करंट ईयर के 30th अप्रैल के पहले। ठीक है सर, मान लो ये मेरा करंट ईयर है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मुझे 15% ऑफ द अमाउंट विच इज गोइंग टू बी रीपेड इस साल में या फिर अगले साल में, ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट मुझे अपने कौन से डीआरआर में डिपॉजिट करना है। कब करना है, करंट ईयर के 30th अप्रैल के पहले। ठीक है सर, आपने बोला मान लो मेरे करंट ईयर के डिपॉजिट जो हैं वो रीपे करने के 30 रुपए हैं और नेक्स्ट ईयर में जो डिपॉजिट्स हैं वो 50 रुपए के हैं रीपे करने के। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 80 रुपए के डिपॉजिट्स मुझे क्या करने हैं, वापस करने हैं। अब इन 80 रुपयों का मैं 15% जो है अपने डीआरआर में जमा करवाऊंगा। कब करवाऊंगा, करंट ईयर के 30th अप्रैल के पहले। ठीक है सर, समझ में आया। बढ़े आगे, इसके बाद हम देखते हैं हमारा डिपॉजिट रिसीट। सर आपने बोला डिपॉजिट रिसीट यानी क्या, सर डिपॉजिट रिसीट यानी जब कंपनी पैसा ले रही है तो बदले में कुछ तो देगी। जब कंपनी ने आपसे पैसा लिया है तो बदले में डिपॉजिटर्स को क्या देगी, डिपॉजिटर्स के पास क्या एविडेंस है कि कंपनी ने आपसे पैसा लिया है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी डिपॉजिट रिसीट देती है। कब देती है, विद इन 21 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ मनी। आपने बोला कि भैया आपके पास ये डिपॉजिट का पैसा आ गया है, यहां से 21 दिन के अंदर अंदर आपने डिपॉजिट रिसीट देनी है डिपॉजिटर को। आपने बोला ठीक है सर, साइंड बाय ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड। कौन साइन करेगा इसको, कोई ऑफिसर जिसको बोर्ड ने ऑथोराइज कर रखा है। किसमें, डिपॉजिट रिसीट में आपने साइन करना है। किसने साइन करना है, उस बंदे को, उस ऑफिसर को जिसको बोर्ड ने ऑथोराइज कर रखा है। आपने बोला ठीक है सर। अब ये डिपॉजिट रिसीट में क्या क्या चीजें होती हैं, सर आपने बोला नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर। ठीक है, डिपॉजिटर का नाम और उसका एड्रेस होता है कहां पे, डिपॉजिट रिसीट में। फिर आपने बोला कि भैया अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, सर डिपॉजिट का अमाउंट, कितना डिपॉजिट हमने इस बंदे से लिया है, ठीक है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं इस डिपॉजिट में उसको, ये सब लिखा होगा कहां, हमारे डिपॉजिट रिसीट में। उसके अलावा हमारे जो डिपॉजिट हमने लिया है उसके रीपेमेंट की क्या डेट है, वो भी हम हमारे इस डॉक्यूमेंट में, जिसको हमने डिपॉजिट रिसीट बोला, इसमें हम ये सारी डिटेल्स लिख कर देंगे। इसको साइन कौन करेगा, एनी ऑफिसर हु हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने बोला ठीक है सर। कब तक करना है, विद इन 21 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ मनी। जिस दिन आपको पैसा मिल गया उस दिन से 21 दिन के अंदर अंदर आपने ये डिपॉजिट रिसीट किसको देनी है, डिपॉजिटर को देनी है। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। नेक्स्ट आओ देखते हैं रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है या फिर कोई डिपॉजिट रिन्यू किया है यानी उसी डिपॉजिट को वापस से पैसा ले लिया, उसी डिपॉजिट पे रिन्यू कर दिया उसको, ठीक है। आपने बोला इसकी हमें डिटेल्स देनी है। भैया डिटेल्स किस किस की रहेंगी, डिपॉजिट्स की रहेंगी, कितना क्या है, और जो डिपॉजिटर्स हैं जिसने मेरे इस डिपॉजिट पे पैसा दिया है, जिनसे मैंने एज अ डिपॉजिट पैसा एक्सेप्ट किया है,
विद इन 7 days फ्रॉम इशूइंग ऑफ डिपॉजिट रिसीट। जिस दिन मैंने आपको डिपॉजिट रिसीट दे दी वहां से 7 दिन के अंदर अंदर मुझे आपकी फाइलिंग करनी है। सर किसको करनी है? ये रजिस्टर, मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस में फाइलिंग करनी है, मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस में इसकी मुझे रजिस्टर बनाना है, उसमें डिपॉजिट की डिटेल्स लिखनी है, उसमें डिपॉजिटर्स की डिटेल लिखनी है और इस रजिस्टर को मुझे रजिस्टर ऑफिस में रखवाना है। कब? 7 दिन के अंदर अंदर। कहां से? जिस दिन से मैंने आपको डिपॉजिट रिसीट भेज दी, डिपॉजिट रिसीट इशू कर दी। मैं एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता हूं सर उस चीज का, और इस रजिस्टर को मैं कहां मेंटेन करके रखता हूं? अपनी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखता हूं। ठीक है सर, आपने बोला नेक्स्ट दिखाओ। अगला हमने देखा भैया रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। अब ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट क्या है? सर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बोले तो कंपनी जब अपना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है ना, तो उसने रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक फाइल रिटर्न फाइल करेगी। किसको? आरओसी को। रिटर्न फाइल करेगी किसको? आरओसी को। कंपनी फाइल्स अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स ऑन और बिफोर 30th जून एवरी ईयर। हर साल आपको 30 जून तक या 30 जून के पहले या 30 जून को आपने क्या करनी है? रिटर्न फाइल करनी है। किसको? आरओसी को। और इसमें डिटेल्स किस चीज की होंगी? जो आपका 31 मार्च तक के जो डिपॉजिट्स हैं उसकी जो डिटेल्स हैं वो सब इस रिटर्न में लिखी होंगी। ठीक है सर, और ये फाइल कब आपने, ये रिटर्न कब फाइल करनी है आरओसी को? 30th जून या उसके पहले तक। आपने बोला ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट हमने देखा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से हमें क्या समझ में आ रहा है? सर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हम देखते हैं कि मैक्सिमम रेट जो है इंटरेस्ट का, मैक्सिमम रेट जो है डिपॉजिट का, वो काय पे डिपेंड करता है? जो आरबीआई ने रूल्स बनाए हैं उन पर डिपेंड करता है। सर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना मैक्सिमम, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि आरबीआई चेंजेस करती रहती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपने बोला ठीक है सर। प्री मैच्योर रिपेमेंट मतलब क्या? मतलब आपका मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया है लेकिन फिर भी आपको रीपेमेंट करना पड़ रहा है, तो इस केस में भैया रेट जो भी आपने अपनी डिपॉजिट रिसीट में मेंशन किया था ना, उससे 1% माइनस करके ही मिलेगा आपको वापस। आपने बोला अगर आपने अपनी डिपॉजिट रिसीट में लिखा था कि हम आपसे ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं 9% पे, यानी इस प्रिंसिपल अमाउंट पे मैं आपको 9% रिटर्न्स देने वाला हूं, तो अगर मैं प्री मैच्योर रिपेमेंट कर रहा हूं, यानी मेरी मैच्योरिटी पीरियड के पहले ही मैं आपको रीपे कर रहा हूं, तो मैं आपको 1% माइनस करके यानी 8% में रीपेमेंट करूंगा, यानी मैं आपको 8% ही इंटरेस्ट दूंगा। आपने बोला ठीक है सर। अब डिपॉजिट्स मान लो भैया मैच्योर भी हो गए हैं, मतलब उनका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है और हमारे डिपॉजिटर्स ने क्लेम भी कर लिया है। ठीक है, हमारे डिपॉजिट्स जो थे वो मैच्योर भी हो गए हैं और हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने क्लेम भी कर लिया है। तो अब यहां पे अभी भी कंपनी ने ना क्या किया? रीपेमेंट नहीं किया। इतना होने के बाद भी मैच्योर भी हो गए भाई, क्लेम भी कर लिया, तो अभी तक हमारी जो कंपनी है ना उसने रीपेमेंट नहीं किया। इस केस में क्या होगा? कंपनी को पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या होगी? 18% पर एनम की पेनल्टी होगी। सर आपने बोला ये 18% किसका? जो हमारा डिपॉजिट लिया है ना हमने, उसी अमाउंट का 18% पर एनम आपने पेनल्टी देनी है अगर आप रीपे नहीं करते हैं। कब रीपे नहीं कर रहे हैं? जब आपका जो डिपॉजिट है वो मैच्योर हो गया है और आपके डिपॉजिटर्स क्लेम भी कर रहे हैं, येट द कंपनी इज नॉट रेडी टू रीपे द अमाउंट, देन कंपनी वुड बी penalized by 18%
पर एनम। आपने बोला ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें, राइट्स टू ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशन। देखो कंपनी के पास ना राइट है कि वो जब चाहे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑल्टर कर सकती है, लेकिन कब तक? जब तक उन्होंने अपना सर्कुलर या फिर एडवर्टाइजमेंट इशू ना किया हो। उसके पहले कर लो ना, जितने चेंजेस करने हैं कर लो, लेकिन वंस यू हैव सर्कुलेटेड और यू हैव इशूड योर सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, यू कैन नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन इन योर डॉक्यूमेंट। आपने बोला कैसे सर? कंपनी डायरेक्टली, अरे डायरेक्टर लिख दिया यहां पर मैंने, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन नॉट ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिपॉजिट। जो भी आप डिपॉजिट ले रहे हैं, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड जो आपने बनाई है डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ, या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस, इन तीनों चीजों में आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। कब? once the circular or advertisement is issued and deposits are accepted by the company। आपने सर पैसा भी ले लिया है, आपने पब्लिक से पैसा भी ले लिया है, आपने अपना सर्कुलर भी इश्यू कर दिया है, आपने अगर पब्लिक के केस की बात करें तो पब्लिक के केस में आपने एडवर्टाइजमेंट भी दे दी है, और फिर आप बोल रहे हो कि वी वांट टू मेक सम अल्टरेशन। किस पे? अपने डिपॉजिट पे, अपनी डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशंस पे, या फिर अपनी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड पे, या फिर अपने डिपॉजिट इंश्योरेंस पे। सर दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपने बोला कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अपना अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया होता, अगर आपने सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट नहीं इशू किया होता, तब तक तो आप कर ही रहे थे ना, कर सकते थे। बट नाउ अब जब पब्लिक को पता है कि ये इशू आ चुका है, या फिर आपने ये पैसा जो है ले चुका है कंपनी से, तो अब आप जो है ना, अब आप नहीं ऑल्टरेशन कर सकते सर। आपने बोला ठीक है। अब समझो, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम रखना थोड़ा। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट। 200 बार देख लिया एक ही चैप्टर में हमने ये चीज। किससे कर रही है? लेकिन यहाँ पे या तो ये डायरेक्टर से कर रही है, या फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से कर रही है। अब याद करो और मुझे बताओ कि ये कौन सी कंपनीज हैं, या ये कौन से कंपनी का टाइप है जो अपने डायरेक्टर्स से या डायरेक्टर्स के रिलेटिव से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। अभी तक हम लोग इतनी सारी बातें किए हैं, हम अभी तक बात कर रहे थे किसकी? मोस्टली जितने भी पॉइंट्स देखे हमने, उसमें हमने बात करी कंपनीज। कौन सी कंपनीज? पब्लिक कंपनीज या फिर एलिजिबल पब्लिक कंपनीज। लेकिन मुझे यह बताओ, कहीं पे भी हमारे चैप्टर में हमने यह पढ़ा क्या कि जो पब्लिक कंपनीज हैं या फिर जो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज हैं, वो अपने डायरेक्टर्स से तो कर सकती हैं, लेकिन हमने डायरेक्टर्स के हमने हमारे डायरेक्टर्स के रिलेटिव की बात की। तो ये जो पब्लिक कंपनीज हैं या एलिजिबल पब्लिक कंपनीज हैं, ये अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा इशू कर सकती हैं क्या? रेज कर सकती हैं क्या इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट? सर कहीं नहीं पढ़ा। तो फिर किस केस में पढ़ा? सर प्राइवेट कंपनी के केस में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो या तो अपने मेंबर्स से, या तो अपने डायरेक्टर्स से, या फिर अपने डायरेक्टर्स के रिलेटिव से क्या कर सकती हैं? पैसा ले सकती हैं। क्या कर सकती हैं? डिपॉजिट्स ले सकती हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो हम यहां पे प्राइवेट कंपनी की ही बात कर रहे हैं। वो कंपनी जो अपने डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के रिलेटिव से एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाना है। उस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने हैं। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या दिखाएगी सर? वो ट्रेडिंग अकाउंट देगी भैया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस देगी भैया, बैलेंस शीट जो है आपकी बैलेंस शीट देगी, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स हैं, ये सारे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी आपको दिखाने हैं, आपको डिस्क्लोज करना है बेसिकली। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो नेक्स्ट हमने देखा पनिशमेंट क्या है। सर समझो, आप कंपनीज की बात कर रहे हो, और जब भी आप कंपनीज की बात करते हो ना,
तो एक एक्ट है जो बाय डिफॉल्ट आपको कंप्लाई करना है। एंड व्हाट इज दैट? सर आपने बोला जो मेरा कंपनीज एक्ट है वो मुझे बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है, उसके सारे प्रोविजंस फॉलो करने हैं। तो अब अगर कोई कंपनी है या किसी कंपनी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने क्या किया है सर, डिफॉल्ट किया है फॉर कॉन्ट्रवीनिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, मेरे कंपनी के ऑफिसर्स ने इस डिपॉजिट के दौरान ऐसी कोई एक्टिविटीज किए हैं, ऐसा कोई डिफॉल्ट किया है जो मेरे एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो इस केस में आपको पनिशेबल माना जाएगा फॉर फ्रॉड। सर यू आर गोइंग टू बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड। अब समझो, आपको ये इंप्रिजनमेंट, आपको इसकी पनिशमेंट बता नहीं रखी है आपकी बुक में कि फ्रॉड की क्या पनिशमेंट होती है, बट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू दिस। याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो कोई मसला नहीं, ठीक है। याद रहा तो ठीक है, नहीं भी रहा तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना भी लिख दिया पनिशेबल फॉर फ्रॉड तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब समझो फ्रॉड के लिए क्या पनिशमेंट दी है आपको। भाई जो आपके ऑफिसर्स हैं ना, उनको जेल हो सकती है, दे कैन गेट इम्प्रिजन्ड। कब तक के लिए सर? 6 months एंड दैट मे एक्सटेंड टू 10 years। 10 years, 10 साल तक के लिए आपको इसकी सजा हो सकती है फ्रॉड की। 6 महीने से 10 साल की सजा हो सकती है। उसके साथ साथ सर आप ऐसे ही नहीं बच जाओगे, आपने फाइन भी लगना है। आपने बोला सर फाइन कितना लगेगा? 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, और 1 लाख से एक्सटेंड होकर इट कुड बी इक्विवेलेंट अमाउंट टू जितना भी फ्रॉड आपने किया है। मान लो ये डिपॉजिट जो आपने लिया था, ये डिपॉजिट आपने फॉर इंस्टेंस 50 लाख का डिपॉजिट आपने पब्लिक से लिया था, और आपके ऊपर पेनल्टी आई, आपने फ्रॉड कर दिया, तो अब ये 1 लाख का अमाउंट है आपके ऊपर फाइन। तो ये जो फाइन है ना, ये 50 लाख का भी हो सकता है। सी इट्स अ टोटल डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, आपके ऊपर क्या बनता है पेनल्टी, जो भी है 6 महीने से 10 साल के बीच में आपको जो भी पेनल्टी देनी है, या फाइन 1 लाख से लेके जो भी इक्विवेलेंट होने वाला है उतने के बीच में जितना कोर्ट चाहे, कोर्ट जैसा डिसाइड करे वैसे आपको पिनलाइज कर सकती है। वहीं पे आपने देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ना कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ पेनल्टीज, कुछ पनिशमेंट्स बताए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999 में यह कहा गया कि भैया कंपनीज इन महाराष्ट्र शेल बी लायबल फॉर पेनल्टी विच हैज बीन बीइंग स्टेटेड इन द एक्ट। आपको बोला कि ये जो एक्ट में आपको पेनल्टीज हैं वो तो आपने लगनी ही लगनी है, साथ में आपको उन चीजों के लिए भी पनिशेबल बोला जाएगा जिनमें आपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को क्या किया, कॉन्ट्रावीन किया है। अब कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करने की पेनल्टी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट 1999 में भी कुछ पेनल्टीज दी हैं जो आपके ऊपर लगाई जा सकती है, ठीक है सर। अब हमने अभी तक हमारा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक बार अपने नोट्स में आओ और देखो हमने किन किन चीजों पर बात कर ली। एक बार टैली करते हुए चलते हैं, लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं, समझते हैं और खत्म करते हैं। आपने बोला ठीक है सर आ जाओ। सर आपने इंट्रोडक्शन बता दिया हमें, बिल्कुल सर आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। आपने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बता दिया, ठीक है सर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में हमने देखा कि कुछ कंपनीज हैं जिन्हें कुछ प्रोविजंस, जो हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 73 से 76 तक जो प्रोविजंस हैं, जो डिपॉजिट्स की बात करते हैं, वो कुछ कंपनीज को फॉलो नहीं करने हैं। उसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस थे जो कुछ कंपनीज को फॉलो नहीं करने हैं। कौन कौन सी कंपनीज थी सर? वो एक बैंकिंग कंपनी थी, उसके बाद हमने देखा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी,
हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी समझा, उसके एग्जाम्पल्स देखे। उसके अलावा हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी, हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखी, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे सर। सॉरी, उसके अलावा हमने देखा कि ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है या कर सकती है, जिन्हें ये सारे प्रोविजंस जो हमने ऊपर देखे थे सेक्शन 73 से 76 कंपनीज एक्ट का, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जो डायरेक्टिव्स दे रखे हैं किसने, आरबीआई ने, जो कुछ डायरेक्शंस हैं, जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई ने बनाए हैं, वो किनको नहीं देखना है, इन ऊपर वाली कंपनीज को जिनके बारे में हमने बात करी, और वो कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे या किए हों। आपने बोला ठीक है सर। नेक्स्ट देखो क्या देखा सर। नेक्स्ट हमने देखा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। किससे कर सकते हैं सर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट? आपने बोला अपने मेंबर्स से कर सकते हैं या फिर पब्लिक से कर सकते हैं। सर मेंबर्स से कौन कर सकता है? प्राइवेट कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी कर सकती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक से प्राइवेट कंपनी को छोड़कर एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो क्या कर सकती है? पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, पैसा ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। सर प्राइवेट कंपनी समझा, पब्लिक कंपनी समझा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी समझा। एक बार याद दिला दो मेरे को, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनका नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ और मोर है। ठीक है, सही बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं भैया? हमारी एलिजिबल पब्लिक कंपनीज हमने उन्हें बुलाया जिनका नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ और मोर है, या फिर और था, ठीक है, एंड नहीं है, कोई भी इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है कंपनी। दूसरी कंडीशन क्या है? टर्नओवर हमारी कंपनी का 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। आपने बोला ठीक है सर, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर हमारी पब्लिक कंपनी क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है, तो वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कहलाती है। यस सर, समझ गए? ओके, वेल एंड गुड। आ जाओ, टर्म्स एंड कंडीशंस देखी, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम मेंबर्स। भैया हमने अमाउंट देखा कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट के फॉर्म में ले सकते हैं। अलग अलग कंपनीज के केसेस में देखा कितना कितना अमाउंट ले सकती है। सर यहीं पे याद करके चले जाओ, मैं बोल रहा हूं ना, यहीं पे याद करके चले जाओ, इसके बाद बुक ही मत देखना। डिपॉजिट जैसा चिंदी चैप्टर तुमको दोबारा बॉदर करना ही नहीं चाहिए सर। ऑल्दो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा टेक्निकल चीजें डील कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए ऐसा केक वॉक है। ठीक है, आपने बोला कि सर प्राइवेट कंपनी की जो लिमिट थी ना, वो हमारे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, क्या बोला था सर आपने, क्या एक वर्ड यूज किया था सर? एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड यानी प्लस फ्री रिजर्व्स का 100%। सर आपने एक एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और मेरे रिजर्व्स 50 करोड़ हैं, तो ये मेरा एग्रीगेट कितना हो गया? 150 करोड़ हो गया, और मेरे एग्रीगेट का मैं 100% डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हूं, यानी मैं 150 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हूं। मैं कौन हूं? मैं प्राइवेट कंपनी हूं। आपने बोला ठीक है सर। अब पब्लिक कंपनी के बारे में हमने बात की थी, तो सर पब्लिक कंपनी में आपने बोला कि सर मैं अपने एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25% उठा सकती हूं। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। वहीं पे उसके बाद हम आए हमारी एलिजिबल पब्लिक कंपनी पे। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी में हमने दो चीजें देखी थी सर। एक आपने बताया था कि आप मेंबर्स से पैसा ले सकते हो, और एक आपने बताया था कि आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो। तो सर जो आपने पब्लिक के बारे में बताया था, जो आपने मेंबर्स के बारे में बताया था, पहले आपने मेंबर्स के बारे में बताया था कि एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10%, इतना मैं अपने मेंबर्स से ले सकती हूं पैसा। मैं कौन हूं? मैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी हूं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पब्लिक से डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा ले रही हूं तो कितना ले सकती हूं सर? एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25%।
मैं कौन हूं? मैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी हूं। तो मैंने मेंबर से पैसा उठा लिया, मैंने पब्लिक से पैसा उठा लिया। कितना कितना उठाया सर? आपने मुझे बता दिया है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमने देखा कि भैया टेन्योर क्या होगा। टेन्योर क्या होगा? हमने टाइम पीरियड देखा था। एक कंपनी कितने टाइम के लिए डिपॉजिट कर सकती है सर? 6 महीने से लेके 36 महीनों तक के लिए डिपॉजिट कर सकती है सर। एक कंपनी डिपॉजिट कर सकती है, यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग दिस कि डिपॉजिट कर सकती है, तो हमें हमेशा कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखना है कि कंपनी डिपॉजिट नहीं कर रही है कहीं जाके, कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तो इट शुड बी इंप्लाइड, तुमको ये चीज क्लिक होना चाहिए व्हेन आई टेल यू दिस। ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं। सर टेन्योर के बारे में आपने बात करी, 6 महीने से 36 महीने का टेन्योर हो सकता है। सर कोई भी कंपनी आपने बताया कि 6 महीने से कम के लिए या फिर 36 महीनों से ज्यादा के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, मैंने यही बताया था। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं और कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं जहां पर कंपनी 6 महीने से कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन सर आप कम से कम 3 महीने के लिए तो आपने डिपॉजिट अपने पास रखना है, 3 महीने से कम नहीं हो सकता। और आपने सर एक इंफॉर्मेशन और दी थी इसके साथ कि ये जो मेरा 3 महीने का मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसकी क्या अमाउंट होगी भाई? मेरी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10% अमाउंट मैं क्या कर सकता हूं? एक्सेप्ट कर सकता हूं डिपॉजिट के फॉर्म में। जब मैं क्या कर रहा हूं सर? जब मैं 3 महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूं। आपने बोला हाँ, ये तो बताया था। एग्जैक्टली। चलो आगे देखें भैया। नो डिमांड डिपॉजिट, आपने बोला कि डिमांड डिपॉजिट नहीं है। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? कोई कंपनी ऐसा डिपॉजिट नहीं कर सकती कि वो डिमांड में पैसा दे रही है, यानी इधर पे डिपॉजिट आया और सामने से डिपॉजिटर ने कल को ही डिमांड कर दिया कि मुझे मेरा रीपेमेंट चाहिए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन सर। आपने अपने मैच्योरिटी पीरियड तक का टाइम इंतजार करना है। आप ऐसे डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, यानी आप डिपॉजिट इस फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि आपने उनके डिमांड में रीपेमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो बैंक का फंक्शन है सर। फिर आप बैंक नहीं कहलाने लगोगे अगर आप ऐसा करोगे तो। आपने बोला हाँ हाँ सर, ये बताया था आपने। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। कंपनी सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स कर सकती है। सिक्योर्ड में सर आपने बताया था कि कंपनी जो है वो अपनी कंपनी के किसी एसेट में, टेंजिबल एसेट्स में चार्ज क्रिएट करती है, यानी इसलिए कल को अगर कंपनी ने रीपेमेंट नहीं कर पाया, कंपनी अपने डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं दे पाई, तो कंपनी क्या करेगी? इन्हीं एसेट्स को बेचकर वो पैसा, ऑल्दो वो कंपनी नहीं करती है, वो डिपॉजिट ट्रस्टी करता है, जो अपना आगे आने वाला है, जो देख चुके हैं अपन। ठीक है, तो ये जो चार्ज क्रिएट किया है कंपनी ने अपने टेंजिबल एसेट पे, कल को अगर कंपनी डिपॉजिट का पैसा वापस नहीं कर पाती है, रीपेमेंट नहीं कर पाती है, तो ये एसेट को बेचकर या फिर इस एसेट को मॉर्गेज करके या वॉट एवर, ये अपना डिपॉजिट ट्रस्टी का डिस्क्रिशन होता है, वो जिस भी मीन से पैसा वापस करना चाहे डिपॉजिटर्स का वो कर सकता है। लेकिन इसी टेंजिबल एसेट्स को बेचकर या डिस्पोज ऑफ कर आपने पैसा क्या करना है? अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको रीपे कर देना है। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। आ जाओ नेक्स्ट देखें भैया। एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया था, उसके बाद हमने जॉइंट नेम देख लिए थे। 3 मैक्सिमम नाम पे हम एक डिपॉजिट कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। नॉमिनेशन देख लिया था। इन केस ऑफ डेथ अगर हमको लग रहा है कि इस बंदे की डेथ हो गई है, तो इसने क्या किया है? डेथ हो रही थी, होने से पहले जब ये फॉर्म भर रहा था, तो इसने अपना फॉर्म में एक नॉमिनेशन दिया था कि कल को अगर मैं मर जाता हूं इस दौरान, तो मेरे ये जो शेयर्स हैं ये अपने जो भी नॉमिनेशन में जिसका भी नाम रखा है उसको दे देना। आपने बोला ठीक है सर। सर्कुलर देखा सर, सर्कुलर देखा। सर्कुलर क्या होता है? जब भी कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट ले रही होती है तो वो उन्हें सर्कुलर देती है। वहीं पे अगर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है तो वो एडवर्टाइजमेंट देती है। एडवर्टाइजमेंट कहां देती है सर? 2 न्यूज़पेपर में देती है, एक इंग्लिश में, एक वर्नैक्युलर में। आपने बोला सर इंग्लिश मतलब इंग्लिश, वर्नैक्युलर मतलब रीजनल लैंग्वेज। अब ये जो न्यूज़पेपर्स हैं इनका वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए। कहां पे? आपकी स्टेट पे, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है सर कंपनी का। जी सर।
आगे देखते हैं। आपने बोला कि सर आपने जो अपना डिपॉजिट ट्रस्टी है उसे अपॉइंट करना है, ठीक है। फिर आपने अपने असेट पे चार्ज क्रिएट किया है, उसके बाद आपने अपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट लिया है, ठीक है सर। आपने अपनी क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन की है, किससे कर रहे हैं सर? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से हम ये रेटिंग्स ऑब्टेन कर रहे हैं। और हमेशा मैं जब भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम आता है मैं तब तुम्हें बताता हूं कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट पे रेटिंग देती हैं, आपकी कंपनी पे रेटिंग नहीं देती हैं, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये क्या क्या कंसीडर करती हैं सर? आपकी नेटवर्थ कंसीडर करती हैं, उसके बाद आपका लिक्विडिटी कितनी है कंपनी की वो करती हैं, उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, क्या कंपनी की औकात कितनी है, मतलब वो रीपे कर सकती है या नहीं, उसका रीपेमेंट कैसा है वो चेक करती हैं। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद हमारा हमने डिपॉजिट रिजर्व रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट खोला था, क्यों खोला था? इसी अकाउंट के थ्रू कंपनी अपने डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करेगी। एग्जैक्टली सर, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखें। डिपॉजिट रिसीट देखी थी भैया, एक एविडेंस तो होना चाहिए ना, क्या है हमारे डिपॉजिटर्स के पास? प्रूफ क्या है कि उन्होंने आपको पैसा दिया है, तो इसीलिए आप अपने डिपॉजिटर्स को क्या करते हैं? अपने डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट रिसीट देते हैं। आपने बोला ठीक है सर। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, आपने बोला ये रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में ना मैं अपने सारे डिपॉजिटर्स की डिटेल, अपने डिपॉजिट की डिटेल लिखता हूं और इस रजिस्टर को कहां मेंटेन करके रखता हूं? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। आपने बोला ठीक है सर। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, आपने बोला कि सर आपको इस डिपॉजिट की एक रिटर्न फाइल करनी है और आपको आरओसी को सबमिट करनी है। कब तक करनी है सर? 30 जून तक आपको ये डिपॉजिट की जो है रिटर्न फाइल करनी है। आपने बोला ठीक है सर। चलो नेक्स्ट, अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो जो आरबीआई डिसाइड करेगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, याद है। उसके बाद अगर प्री मैच्योर डिपॉजिट्स हैं, यानी अगर मैं पहले ही मैच्योरिटी के पहले ही आपको डिपॉजिट का पैसा दे रहा हूं तो 1% कम करके दूंगा। आपने बोला ठीक है सर। और अगर मेरे डिपॉजिट्स मैच्योर भी हो गए हैं और आप क्लेम भी कर रहे हो मैं तब भी नहीं दे रहा हूं तो मेरे ऊपर 18% की पेनल्टी आएगी। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, राइट टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस, जितना चाहे मन कर लो टर्म्स एंड कंडीशन ऑल्टर, लेकिन एक बार सर्कुलेशन दे दिया, एक बार एडवर्टाइजमेंट दे दी, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया डिपॉजिट, उसके बाद ना आप अपने डिपॉजिट में कोई अल्टरेशन कर सकते हैं, ना आप अपनी डिपॉजिट स्कीम में कर सकते हैं। आपने बोला कि आपके डिबेंचर ट्रस्ट डीड में आप कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा राइट टू ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस। सर आपने बोला आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिस्क्लोजर्स देना है आपको, क्या क्या देखा था सर? ट्रेडिंग पीएनएल देखा था, नोट्स टू अकाउंट्स देखा था, बैलेंस शीट देखा था। तो ये सारे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये आपने क्या करने हैं? डिस्क्लोज करने हैं। याद है ये प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहे थे हम, जो कंपनीज डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को क्या कर रही थी? डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के रिलेटिव से पैसा ले रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी डिपॉजिट के फॉर्म में। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद हमने पनिशमेंट्स देखी। क्या पनिशमेंट्स थी भाई साहब? कंपनीज एक्ट की कुछ पनिशमेंट्स थी, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ पनिशमेंट्स बताई हैं। तो अगर आप कल को इसमें कोई डिफ्रॉड करते हैं तो आपके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगाए जाएंगे। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है विच इज प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब समझो ये टॉपिक जो है ना ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट नहीं है, इसके बाद एक टॉपिक और है, लेकिन एक बार हमने ये इन दोनों में से एक टॉपिक देख लिया ना तो दूसरा टॉपिक एकदम हैंड टू हैंड चलता है, एकदम सिमिलर है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि या तो हम एक साथ देख लें ये दोनों या फिर हम अलग अलग देखें, हम अलग अलग ही देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत छोटा सा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर जो डिपॉजिट्स का हमारा स्टार्ट किया था हमने, इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है सर। चल अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन पीस आउट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।